राधे राधे दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आइए आज की कहानी सुनते हैं। जब कभी बैठे बिठाए मुझे आपा याद आती है तो मेरी आंखों के आगे छोटा सा बिल्लोरी दिया आ जाता है जो नीम लो से जल रहा हो। मुझे याद है कि एक रात हम सब चुपचाप बावर्ची खाने में बैठे थे। मैं, आपा और अम्मी जान की छोटी बहू बद्दू भागता हुआ। छोटा बद्दू भागता आया। उन दिनों बद्दू 6-7 साल का होगा। कहने लगा, अम्मी जान मैं भी ब्याह करूंगा। वाह, अभी से, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कहने लगा, अच्छा बद्दू, तुम्हारा भी आपा से कर दे। बुद्धू मुंह हिलाते हुए बोला। अम्मा कहने लगी, क्यों, आपा से क्यों नहीं? हम तो छाजू बाजी से ब्याह करेंगे। बद्दू ने आंखें चमकाते हुए कहा। अम्मा ने आपा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहने लगी, क्यों, देखो तो आपा कैसी अच्छी है। तो वह बताओ भला, अम्मा ने पूछा। बद्दू ने आंखें उठाकर चारों तरफ देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसकी निगाहें चूल्हे पर आकर रुकी। चूल्हे में ओपले का एक जला हुआ टुकड़ा पड़ा था। बद्दू ने उसकी तरफ इशारा किया और बोला, ऐसी। इस बात पर हम सब देर तक हंसते रहे। इतने में तहसुद भाई आ गए। अम्मा कहने लगी, तहसुद बहू, बद्दू ने पूछना तो आपा कैसी है? आपा ने तहसुद भाई को आते हुए देखा तो मुंह मोड़कर यूं बैठ गया जैसे हड्डियां पकाने में मुनहमिक हो। हाँ तो कैसी है आपा बद्दू? वो बोले। बताओ बद्दू बहू। बद्दू चला और उसने उपले का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। गालिबन वो उसे हाथ से लेकर हमें दिखाना चाहता था, मगर आपा ने झट उसका हाथ पकड़ लिया और उंगली हिलाते हुए बोली, नहीं। बद्दू रोने लगा तो अम्मा कहने लगी, पगले, इसे हाथ में नहीं उठाते, वो तो जला हुआ है। अम्मा, बद्दू ने बिसुरते हुए कहा। अम्मा बोली, मेरे लाल, तुम्हें मालूम नहीं उसके अंदर तो आग है, ऊपर से दिखाई नहीं देती। बद्दू ने भोलेपन से पूछा, क्यों आपा, इसमें आग है? उस वक्त आपा के मुंह पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। मैं क्या जानूं, ओ भुर्र हुई आवाज में बोली और फूकनी उठाकर जलती हुई आग में बेमसरफ फूके मारने लगी। अब मैं समझती हूँ कि आपा दिल की गहराइयों में जीती थी, और वो गहराइयाँ इतनी अमीक थी कि बात उभरती भी तो भी निकल न सकती। उस रोज बद्दू ने कैसे पति की बात कही थी, मगर मैं क्या कहा करती थी, आपा तो बस बैठती रहती हो। वो मुस्कुरा कर कहती, पगली, और अपने काम में लग जाती। वैसे वो सारा दिन काम में लगी रहती थी। हर वक्त कोई उसे किसी न किसी काम को कह देता और एक ही वक्त में उसे कई काम करने पड़ जाते। उधर बद्दू चिखता, आपा मेरा दलिया। उधर अब्बा घूरते, सजादा, अभी तक चाय क्यों नहीं मिली? बीच में अम्मा बोल पड़ती, बेटा धोबी कब से बाहर खड़ा है। और आपा चुपचाप सारे कामों से निपट लेती। ये तो मैं खूब जानती थी, मगर इसके बावजूद जाने क्या, उसे उसे काम करते हुए देखकर ये महसूस नहीं होता था कि वो काम कर रही है या इतना काम करती है। मुझे तो बस यही मालूम था कि वो बैठी रहती है और उसे इधर उधर गर्दन मोड़ने में भी उतनी देर लगती है, और चलती है तो चलती हुई मालूम ही नहीं होती। इसके अलावा आपा को कभी कहा मार कर हंसते हुए नहीं सुनाता। ज्यादा से ज्यादा वो मुस्कुरा दिया करती थी और बस। अलबत्ता और मुस्कुराया अक्सर करती थी। जब वो मुस्कुराती तो उसके होंठ खुल जाते और आंखें भीगी जाती। हाँ तो मैं समझती थी कि आपा चुपकी बैठी ही रहती है, जरा नहीं हिलती और बिन जले लुढ़क कर यहाँ से वहां पहुंच जाती, जैसे कि किसी ने उसे धकेल दिया हो। उसके बरक्स सहीरा कितने मजे से चलती थी, जैसे दादरे की ताल पर नाच रही हो। और अपनी खाला ज्यादा बहन साजोबाजी को चलते देखकर तो मैं कभी न उकताती। जी चाहता था कि बाजी हमेशा मेरे पास रहे और चलती चलती इस तरह गर्दन मोड़कर पंचम आवाज में कहे, है जी, क्यों जी? और उसकी काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगे। बाजी की बात पर मुझे कितनी प्यारी लगी। साहिरा सुरैया हमारे पड़ोस में रहती थी। दिन भर उसका मकान उनके कह कहो के गूंज से गूंजता था, जैसे किसी मंदिर में घंटियां बज रही हो। बस मेरा जी चाहता था कि उन्हीं के घर जाकर रहूं। हमारे घर का
हमारे घर रहा ही क्या था। एक बैठ रहने वाली आपा, एक ये करो वो करो वाली अम्मा और दिन भर हुक्के में गुड़गुड़ करने वाले अब्बा। उस रोज जब मैं अब्बा को अम्मी से कहते हुए सुना, सच बात तो यह है कि मुझे बेहद गुस्सा आया। सजादा की माँ, मालूम होता है साहिरा के घर में बहुत से बर्तन है। क्यों? अम्मा पूछने लगी। कहने लगा, बस तमाम दिन बर्तन ही बजते रहते हैं और क्या कह के लगते हैं जैसे मेला लगाओ। अम्मा तुनक कर बोली, मुझे क्या मालूम, आप तो बस लोगों के घर की तरफ कान लगाए बैठे रहते हो। अब्बा कहने लगे, ओफो, मेरा तो मतलब है कि जहाँ लड़की जवान हुई बर्तन बजने लगे, बाजार के उस मोड़ तक खबर हो जाती है कि फला घर में लड़की जवान हो चुकी है। मगर देखो न, हमारी सजादा में ये बात नहीं है। मैंने अब्बा की बात सुनी और मेरा दिल खोलने लगा। बड़ी आई है सजादा। जी हाँ, अपनी बेटी जो हुई उस वक्त मेरा जी चाहता था कि जाकर बावर्ची खाने में बैठी हुई आपा का मुंह चिढ़ाऊं। इसी बात पर मैंने दिन भर खाना न खाया और दिल की दिल में खिल खोलती रही। अब्बा जानते हैं कि क्या है, बस हुक्का लिया और गुड़गुड़ कर लिया, या ज्यादा से ज्यादा किताब खोलकर बैठ गए और गटमट करने लगे, जैसे कोई भटियारी मकई के दाने भून रही हो। सारे घर में दे लेके सिर्फ तसदुक भाई ही थे जो दिलचस्प बातें किया करते थे, और जब अब्बा घर पर न होते तो भारी आवाज में गाया भी करते थे। जाने वो कौन सा शहर था। चुप चुप से वो बैठे हैं, आंखों में नमी सी है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा फसाना है। आपा उन्हें गाते हुए सुनकर किसी न किसी बात पर मुस्कुरा देती, और कोई बात न हुई तो वो बद्दू को हल्का सा थप्पड़ मार कर कहती, बद्दू रोना, और फिर आप ही बैठी मुस्कुराती रहती। तसद्दुक भाई मेरे फूफा के बेटे थे। उन्हें हमारे घर आए यही 2 माह हुए होंगे। कॉलेज में पढ़ते थे। पहले वो तो बोर्डिंग में रहा करते थे, फिर एक दिन जब फूफी आई हुई थी तो बातों बातों में उनका जिक्र छिड़ गया। फूफी कहने लगी, बोर्डिंग में खाने का इंतजाम ठीक नहीं, लड़का आए दिन बीमार रहता है। अम्मा इस बात पर खूब लड़ी। कहने लगी, अपना घर मौजूद है तो बोर्डिंग में पड़े रहने का मतलब। फिर उन दोनों में बहुत सी बातें हुई। अम्मा की तो आदत है कि अगली पिछली तमाम बातें ले बैठती है। गरज में है कि नतीजा ये हुआ कि एक हफ्ते के बाद तहसुद भाई बोर्डिंग छोड़कर हमारे यहाँ आ ठहरे। तसदुक भाई मुझसे बहुत बद्दू से बड़ी गप्पे हाँकते रहते थे। उनकी बातें बेहद दिलचस्प होती थी। बद्दू से तो वो दिन भर न उकताती, अलबत्ता आपा से तो वो ज्यादा से बातें न करते भी कैसे। जब कभी वो आपा के सामने जाते तो आपा के दुपट्टे का पल्लू आप ही आप सरक कर नीम घूंघट सा बन जाता, और आपा की भीगी भीगी आंखें झुक जाती और वो किसी न किसी काम में शिद्दत से मसरूफ हो दिखाई देती। अब मुझे ख्याल आया कि आपा उनकी बातें गौर से सुना करती थी, कहती कुछ न थी। भाई साहब भी बहू से आपा मुताबिक पूछते रहते कि सिर्फ उसी वक्त जब वो दोनों अकेले होते। पूछते, तुम्हारी आपा क्या कर रही है? आपा? बद्दू लापरवाही से दोहराता, बैठी है, बुलाऊं? भाई साहब घबरा कर कहते, नहीं नहीं। अच्छा बहू, बद्दू आज तुम्हें बताऊं, देखो इस तरफ तुम्हें दिखाई, और बद्दू का ध्यान इधर उधर हो जाता और मध्यम आवाज में कहते, अरे यार तुम तो मुफ्त का ढिंडोरा हो। बद्दू चीख उठता, क्या हुआ मैं? इस पर वो मेज बजाते लगते, डगमग डगमग डिंडोरा, यानी ये डिंडोरा ये देखा, जिसे डोल भी कहते, डगमग डगमग समझे। और अक्सर आपा आपा चलते उनके दरवाजे पर रुक ठहर जाती और उनकी बातें सुनती रहती, और फिर चूल्हे के पास बैठकर आपा ही आपा मुस्कुराती। उस वक्त उसके सर से दुपट्टा सरक जाता, बालों की लट उसकी गले कर आ गिरती, और वो भीगी भीगी आंखें चूल्हे में नाचते हुए शालों की तरफ झूमती। आपा के होठ यूं हिलते गोया गाड़ी हो, मगर अल्फाज सुनाई न दे।
ऐसे में अगर अम्मा या अब्बा बावर्ची खाने में आ जाते तो ठिठक कर यूं अपना दुपट्टा, बाल और आंखें संभालती, गोया किसी बेतलक्कुफ महफिल में कोई बेगाना आ घुसा हो। एक दिन मैं आपा और अम्मा बाहर सहन में बैठी थी। उस वक्त भाई साहब अंदर अपने कमरे में बद्दू से कह रहे थे, मेरे यार, हम तो उससे ब्याह करेंगे जो हमसे अंग्रेजी में बातें कर सके, किताबें पढ़ सके, शतरंज, कैरम और चिड़िया खेल सके। चिड़िया जानते हो? वो गोल गोल परों वाला गेंद, बल्ले से यूं डीच इन टीच हो। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें मजेदार खाने पकाकर खिला सके, समझे? बद्दू बोला, तो छाजू बाजी से ब्याह करेंगे। बद्दू चिकने लगा, मैं जानता हूँ तुम आपा से ब्याह करोगे। हाँ। उस वक्त अम्मा ने मुस्कुराकर आपा की तरफ देखा, मगर आपा अपने पाँव के अंगूठे का नाखून तोड़ने में इस कदर मसरूफ थी कि जैसे कुछ खबर ही न हो। अंदर भाई साहब कह रहे थे, वाह, तुम्हारी आपा फिरनी पकाती है तो उसमें पूरी तरह शक्कर भी नहीं डालती, बिल्कुल फीकी। बद्दू ने कहा, आपा, अब्बा जो कहते हैं फिरनी में कम मीठा होना चाहिए, तो वो अपने अब्बा के लिए पकाती है ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं कहूँ आपा से? बद्दू चीखा। भाई चिल्लाए, ओ पगला ढिंडोरा, लो तुम्हें ढिंडोरा पीट कर दिखाए, ये देखो इस तरफ। डगमग डगमग बद्दू फिर चिल्लाने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेज बजा रहे हो ना। हाँ हाँ, इसी तरफ ढिंडोरा पिटता है ना। भाई साहब कह रहे थे कुश्तियों में। अच्छा बद्दू, तुमने कुश्ती लड़ी है? आओ हम तुम कुश्ती लड़े। मैं हूँ गामा और तुम बद्दू पहलवान। लो आओ ठहरो। जब मैं 3 कहूँ और उसके साथ ही उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, अरे यार, तुम्हारी इस दोस्ती तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है आपा हंसी न रोक सकी, इसलिए वो उठकर बावर्ची खाने में चली गई। मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था और अम्मा ने मैं अपने मुंह में दुपट्टा ठूस लिया था ताकि आवाज न निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे। भाई साहब आ गए, कहने लगे, क्या पढ़ रही हो जहनिया? उनके मुंह से जहनिया सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी। हालांकि मुझे अपने नाम से बेहद नफरत थी। नूर जहां फैसा कैसा पुराना नाम है। बोलते ही मुंह में बासी रोटी का मजा आने लगा। मैं तो नूर जहां सुनकर यूं महसूस किया करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के पोशीदा वर्क से कोई बूढ़ी अम्मा सोटा टेकती हुई आ रही हो। मगर भाई साहब को नाम बिगाड़ कर उसमें संवार देने में कमाल हासिल था। उनके मुंह से जहनिया सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत न रहती और मैं महसूस करती गोया ईरान की शहजादी हूँ। आपा को वो शहजादे कह करते थे, मगर वो तो बात की बात। अब आपा छोटी थी, अब तो भाईजान उसे शहजादे न कहते बल्कि उसका पूरा नाम तक लेने से घबराते थे। खैर, मैंने जवाब दे दिया, स्कूल का काम कर रही हूँ। पूछने लगे, तुमने कोई बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है क्या? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे आपा ने तो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी। वो कहानियों से आपा की तरफ देख रहे थे, कनखियों से। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सिर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बुनने लगी। भाईजान बोले, ओ क्या बताऊं जहनिया कि वो क्या चीज है? नशा है। नशा, खालिश शहद। तुम उसे जरूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है, यानी इम्तिहान के बाद जरूर पढ़ना। मेरे पास पढ़ी है। मैंने कहा, जरूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लगा, मैं कहती हूँ तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़कर कहा, तुमने क्या मालूम, आपा खुद पूछ लीजिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं करता। वहाँ लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइशगाह हो, दरसगाह हो। मालूम ही नहीं होती जैसे मुतामा के बहाने मेला लगा हो। मुझे आपा की ये बातें बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठे रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई नुक्ताचीन।
इसके अलावा जब कभी भाईजान आपा की बात करते तो ख्वाह मख्खा चिढ़ जाती है। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और ये आपा आपा कर रहे हैं, और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब मैं क्या टेलीफोन थी? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा बैठी हुई गुमसुम, आपा भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे चिल्लाते उठे, आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है? कंध से होठ चिपक जाते हैं। सजादा बेटी, क्या खांड इतनी सस्ती हो गई है? एक लुकम्मा निगलना भी मुश्किल है। शाम आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थी। हालांकि जब कभी अब्बा जान खपा होते तो अब्बा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर उस वक्त उसके गाल तमतमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज्यादा पड़ गई हो। ये कहकर वो बावर्ची खाने में चली गई और मैं दांत पीस रही थी। शायद क्या, खूब शायद। उधर अब्बा बदस्तूरत बड़बड़ा रहे थे, 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि फिरने में कंध बढ़ती जा रही है। सहन में अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसे उनकी आदत है। आप तो नाहक बिगड़ते हैं। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो क्या बाकी लोग भी कम खाए? अल्लाह रखे घर में जवान लड़का है, उसका तो ख्याल करना चाहिए। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। कहने लगे, अरे ये बात है, मुझे बता दिया होता। मैं कहता हूँ सजादहन की माँ। और वो दोनों खुसर फुसर करने लगे। अप्पा साहिरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हुई। आपा उससे मिलना तो क्या, बात करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके नाम पर ही नाक भो चढ़ाया करती थी। मैंने ख्याल किया जरूर कोई भेद है इस बात में। कभी कभार साहिरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके उस पर बैठकर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने सिलसिलाए गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती, तो आप बड़ी बेदिली से 2-1 बातों से उसे टाल देती। आप बोल उठी, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये कहकर वो बावर्ची खाने में जा बैठी। खैर उस वक्त मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी थी तो कुछ देर बाद चुपके से मैं भी साहिरा के घर जा पहुंची। बातों ही बातों में मैंने जिक्र छेड़ दिया, आज आपा आई थी। साहिरा ने नाखून पर पालिश लगाते हुए कहा, कोई किताब मंगवाने को कही गई है ना, जाने क्या नाम है उसका। हाँ, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा इस किताब को मुझसे छिपाकर दराज में रखती ही थी। मुझे क्या मालूम था, रात को वो बार बार के कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रहती है। उसे यूं मुस्तरिफ देख कर मैं 2-1 अंगड़ाइयाँ लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूं पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हो। जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे न रहा गया। मैंने रजाई में मुंह निकाल कर पूछ लिया, आपा ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर, इसके क्या क्या मानी हुई? आपा पहले तो ठिठक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर उसने मेरी बात का जवाब न दिया। मैंने उसकी खामोशी से जल कर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानूं? मैंने उसे जलाने को कहा, हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है कि ये बात जरूर उसे बुरी लगी, क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जहनिया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाकर आपा से पूछ लीजिए। हंसकर कहने लगे, आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों, मैं लड़का हूँ? मैंने कहा। बोले, नहीं, अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़का हो जाओ। पर इस पर मैं हंसी निकल पड़ी। वो कहने लगे, देखो जहनिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा जो बकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, जरा न उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने की खातिर पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाईजान? बोले, वो भी होता है, सफेद सफेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा।
मैं उनकी बात सुनकर बहुत हंसी, फिर कहने लगे, मुझे वो बेहद पसंद है। यहाँ तो जहनिया हम फिरनी खाकर उकता गए। मेरा ख्याल है ये आपा ने जरूर सुन ली होगी, क्योंकि उसी शाम को वो बावर्ची खाने में बैठी नियमित खाना पड़ रही थी। उस दिन के बाद रोज बिला नागा वो खाने पकाने से फारिग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मक्ष किया करती, और हम में कोई उसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की कश्ती छुपा देती। एक रोज आपा को छेड़ते हुए खातिर मैंने बद्दू से कहा, बद्दू भला पूछो तो वो कश्ती जो आपा ने पीछे पड़ी है उसमें क्या है? बद्दू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया, हत्ता कि आपा वो कश्ती बहू को देनी पड़ी। फिर मैंने बद्दू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बद्दू जाओ भाईजान से पूछो इस खाने को क्या नाम है। बद्दू भाईजान ने कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर कहा वो कश्ती उसने छीन ली है, और मेरी तरफ घूर कर देखा। उस रोज पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। उसी रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी हो रही है। उस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पांव पड़ जाऊं और उसे खूब प्यार करूं, मगर वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक लफ्ज तक पढ़ न सकी। उन्हीं दिनों मेरी खालाजाद बहन साजिदा, उसे हम सब साजो बाजी कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। साजो बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक आ गई। हमारा घर कह कह से गूंज उठा। साहिरा और सुरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बद्दू छाजू बाजी चिकता फिरता और कहता, हम छाजू बाजी से ब्याह करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुंह धो आओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ती कि काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराते लगते और पंचम तान में पूछती है, न भाईजान क्यों जी? बाजी के मुंह से भाई जान कुछ ऐसा भला सुनाई देता कि मैं खुशी से फूली न समाती। इसके बरक्स जब भी कभी आपा भाई साहब कहती तो कैसा भद्दा मालूम होता, गोया वो वाकई उन्हें भाई कह रही हो, फिर साहब जैसी हल्क में कुछ फंसा हुआ हो। मगर बाजी साहब की जगह जा आने कर इस जादे के लफ्ज में जान डाल देती थी। जा आन की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही न होता कि वो उन्हें भाई कह रही है। उसके अलावा भाईजान आन कह कर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती तो सुनने वाले को कतई ये गुमा न होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाई जा आन में कितना फर्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठ रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बद्दू ने भाईजान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी की गिर्द तवाफ करता रहता और बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाईजान आन एक बोर्ड लगेगा या? भाईजान उसकी मौजूदगी में बद्दू से कहते, क्यों मियाँ बद्दू, कोई है जो हमें शतरंज में पिटना चाहता हो? बाजी बोल उठती, अप्पा से पूछिए भाईजान कहते, और तुम? बाजी झुटमुट की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवे सिमटा लेती और त्योरी चढ़ाकर खड़ी रहती। फिर कहती, हाँ मुझसे आपा पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या? वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाईजान लिहाज करो वरना दुनिया क्या कहेगी कि मुझसे हार गए, और फिर यूं हंसती घुंघरू बज रहे हो। रात को भाईजान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बद्दू छाजू बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, इसके अलावा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मुजाइका नहीं करे भी क्या, न खाए तो मनमानी नाराज हो जाए। उन्हें जो खुश रहना हुआ है
है ना भाईजान। हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और कश्ती को उठा लिया। फेस्टर इसके कि आपा कुछ कह सके, बाजी को कश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, उसने आंखें में हंसते हुए कहा। आपा भी क्या कहेंगी कि साजो बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया? साजो बाजी ने आपा की तरफ कनखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजो बाजी ने? और किसने भाईजान के लिए? बद्दू ने आपा की मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा की मुंह लाल हो रहा था। बद्दू चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाईजान? आपा ने बद्दू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी ने कह कहो से कमरा गूंज उठा और बद्दू की बातें आई गई हो गई। भाईजान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर जड़ गई। जाने क्यों मैंने महसूस किया कि जैसे कोई जबरदस्ती मुझे कमरे से बाहर ही घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहिब ने मध्यम आवाज में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज आई, छोड़िए छोड़िए। फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। उस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बद्दू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हंस गए मालूम भाईजान के कमरे में चली गई। कहने लगी, आज एक धन दनाता बोर्ड कर के दिखाऊं, क्या राय है आपकी? भाईजान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहाँ जा पड़ो। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया हो। वो बनावटी गुस्से से चिल्लाई, वाह आपा तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाईजान मन में बोले उठे, तो क्या हाथ से? चुप, खामोश। बाजी चीखी। उसके भागने की आवाज आई। 1 मिनट तक तो पकड़ धक्कड़ सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बद्दू भागता हुआ आया। कहने लगा, आपा अंदर भाईजान के कुश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें। चलो भी। वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो भूत बनी खड़ी थी। बद्दू ने आपा को छोड़ दिया। कहने लगा, अम्मा कहाँ है? वो माँ के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूं। बद्दू बिसरूने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास। और उसे बावर्ची खाने में ले गई। उसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो उसमें आपा के हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी हुई थी। शायद आपा ने उसे वहां रख दिया हो। तो मैं हैरान हुई कि पीछे बैठी कुछ हुआ नहीं है। उसके पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती खाली थी। अलबत्ता आपा के होठ भींचे हुए थे। भाई दहसुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी न थी। उसके वो कहे भी न थे। उसका रंग जर्द था। वो माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बद्दू साजो बाजी से ब्याह करोगे? बद्दू ने कहा। बद्दू? मैंने पूछा। भाईजान याद है जब बद्दू कहा करता था, हम तो छाजो बाजी से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, बताओ आपा से क्यों नहीं? तो फिर चूल्हे के उपले की तरफ इशारा करते कहने लगा, ऐसे? तो आपा की तरफ बाजी। मैंने बद्दू की तरफ बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया, ऐसे। ऐन उसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी से सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाईजान ने कहा। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है।
आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को कुरेद रही थी। भाईजान ने मगुम सी आवाज में कहा, उफ, कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा ने करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और उन सुलगते हुए उपलों से आग सेकने लगे। बोले, मुमानी सच कहती थी कि इन झुलसे हुए उपलों में आग दबी होती है, उस ऊपर से नहीं दिखाई देती, क्यों सजदे? आपा परे सरकने लगी तो छन सी आवाज आई, जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो। भाईजान भिन्नत भरी आवाज में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो न बुझाओ, सजदे देखो तो कितनी ठंड है।